हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया आयनिक इक्विलिब्रियम नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। लास्ट क्लास में हमने क्या बातें करी थी, तो भाई जी लास्ट क्लास में हम पीएच पर आ चुके थे कि भाई डिफरेंट तरीके के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनकी पीएच हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था। और लास्ट क्लास में जो वो हमने तीन अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस थे। सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस, है ना, पीएच देखी थी। कैसे पीएच कैलकुलेट करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन होगा तो पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमने पिछली क्लास में यहां तक की बात कर ली थी। ठीक है। और भैया पिछली क्लास में हमने इसके अलावा कुछ पीएच पर जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो भी हमने लास्ट क्लास में देखे थे। अब जो है वो हम आज की क्लास में इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। मतलब जो टॉपिक अपना चल रहा है पीएच ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ध्यान से देखना कि सबसे पहले हम अब आज स्टार्ट करेंगे पीएच ऑफ मिक्सचर। ठीक है, पीएच ऑफ मिक्सचर कि भाई जो मिक्सचर होता है एक, तो मिक्सचर की पीएच हम कैसे कैलकुलेट करें। अब यार जो मिक्सचर है उसकी पीएच अगर आपको कैलकुलेट करनी है, किसी भी मिक्सचर की पीएच कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो पहले तो आप ये सोचो कि मिक्सचर मैंने आपको कितने टाइप का बताया था। तो मिक्सचर मैंने आपको दो तरीके का बताया था। एक तो होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर का मतलब हो गया नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर, ठीक है। और दूसरा हेट्रोजेनस मिक्सचर यानी रिएक्टिंग मिक्सचर। तो पहले हम नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर की बात कर रहे हैं, तो केस ऑफ नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर, है ना, या डायरेक्टली लिख देता हूं नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर, अब देखो जी कि नॉन रिएक्टिव मिक्सचर जो हो क्या होगा कि भाई एसिड कभी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ऐसे ही बेस कभी बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। हाँ, लेकिन आप एसिड प्लस बेस को आपस में मिक्स करोगे तो रिएक्शन होके रहेगी, है ना। तो अभी नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर में मैंने आपको तीन अलग अलग कैटेगरी बताई थी कि सबसे पहले मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा कि वीक एसिड प्लस वीक एसिड या फिर वीक बेस प्लस वीक बेस, ठीक है। और तीसरा हमारे पास था वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो सबसे पहली कैटेगरी हम यहां पर ले रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ये हमारे पास कोई मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर दो या दो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, इनको आपस में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। और इनको मिक्स करने के बाद आपको पूछ लिया पीएच। मैं वापस से अपनी बात बोल रहा हूं कि पीएच निकालने के लिए आपको और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी जुगाड़ करके कैसे भी करके आप H प्लस निकाल लो सॉल्यूशन में। और H प्लस अगर आपने निकाल लिया या OH माइनस निकाल लो, तो H प्लस या OH माइनस अगर आ जाएगा तो वहां पर हम पीएच या पीओएच भी बता देंगे। अब देखो जरा कि जैसे क्या स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, तो टोटल जो H प्लस आयन होंगे ना, टोटल H प्लस या OH माइनस आयन, है ना, इस तरीके का जो भी सॉल्यूशन होगा अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, हमें तो H प्लस या OH माइनस की जरूरत है। तो टोटल H प्लस या OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन निकालने का तरीका हमारे पास ये रहेगा कि N1V1 प्लस N2V2, और ये आगे से आगे चलता जाएगा। डिवाइड कर दो इसको किससे, V1 प्लस V2 से, कि अगर दो अपने पास कंपोनेंट है तब तो दो तक, तीन है तो N3V3 और V3 भी साथ में नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास सॉल्यूशन में टोटल H प्लस या टोटल OH माइनस निकालने का तरीका है। तो यहां पर देखो टोटल H प्लस, एसिड के केस में टोटल H प्लस और बेस के केस में क्या आ जाएगा, इसी फॉर्मूले से टोटल OH माइनस आ जाएगा। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी। फिर देखिएगा जरा कि यहां से जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपको ये बोल दिया 0.2 मोलर 100 ml HCl, ठीक है, 0.1 मोलर 100 ml HNO3, और साथ में दे दिया 0.1 मोलर 200 ml और यहां दे दिया H2SO4, ठीक है। और आपको पूछ लिया कि टोटल पीएच कैलकुलेट करनी है फाइनल मिक्सचर की, है ना। तो ये है, और पीएच कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो पीएच कैलकुलेट करने के लिए यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भैया, सबके लिए नॉर्मलिटी चेक करनी पड़ेगी। और मोलरिटी और नॉर्मलिटी का तो आपको रिलेशन पता ही है, क्या होता है, मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर इक्वल टू नॉर्मलिटी, 0.2 इंटू 1, है ना। वैलेंस फैक्टर इसका कितना है 1, तो इसकी नॉर्मलिटी आएगी 0.2 n। यहां पर चेक करते हैं तो ये आ जाएगा 0.1 इंटू 1, तो इसकी नॉर्मलिटी 0.1।
यहाँ पर चेक करते हैं तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 2, तो इसकी नॉर्मलिटी 0.2। तो सबकी नॉर्मलिटी आ गई हमारे पास। अब जो है वो आपको एक ही काम करना है बस, क्योंकि एसिड का सॉल्यूशन है और एसिड का सॉल्यूशन है तो H प्लस टोटल हमें तो ये चेक करना है। आप देखो इसके लिए N1V1 हो गया 0.2 इंटू कितना 100 प्लस N2V2, तो ये हो गया 0.1 इंटू कितना 100 प्लस N3V3, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू कितना 200 और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 100 प्लस 100 प्लस 200, टोटल वॉल्यूम इज 400। क्लियर है बात? तो खत्म। हम H प्लस निकालना चाहते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो ये हो गया देखो कितना 20 प्लस 30 प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40, तो टोटल हुआ 70 डिवाइड बाय कितना 400। क्लियर है बात? तो ये देखो जरा कि अप्रोक्सीमेटली ये तो हुआ कैंसिल, है ना, और ये आ जाएगा 3.5 और 1.75 के अप्रोक्स 1.75 इंटू 10⁻⁻ कितना 1। क्लियर है? तो ये देखो कि हमारे पास पीएच निकल के आ जाएगी। पीएच के लिए क्या लिखूंगा 1 माइनस लॉग 1.75 एंड द वैल्यू ऑफ लॉग 1.75, मैंने लॉग 1.8 की वैल्यू बताई थी कितनी 0.26, तो 1.75 अप्रोक्सीमेटली 0.24 के आसपास आ जाएगा। तो ये 1 माइनस 0.24, ठीक है, तो ये आ गया कितना पीएच आ गई अपने पास अप्रोक्सीमेटली 0.76। दिस इज द पीएच ऑफ दिस मिक्सचर। ठीक ऐसे ही यही काम आपको करना है किसमें, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस में। कुछ नहीं करना, N1V1 प्लस N2V2 ये तरीका काम में लेना है। जब भी आपको बोले कि दो या दो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स कर दिया या फिर आप कहो कि दो या दो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर दिया, तो आपको यही तरीका काम में लेना है। आई होप मेरी बातें आपकी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो अपने पास पॉइंट है, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर आप बोलो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है ना, कि लैंग्वेज क्वेश्चन की कुछ भी हो सकती है। जैसे एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको पूछूं, देखो जरा, जैसे क्वेश्चन ऐसा है, देखो कि आपको जो है वो इस बार उसने दो या दो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर दे दिया है ना, क्या भाई आपको ये बोला कैलकुलेट द पीएच आज देखो कैलकुलेट द पीएच ऑफ फाइनल सॉल्यूशन ऑफ या फाइनल मिक्सचर, ठीक है, ऑफ, ये आपको एक मिक्सचर दिया 0.1 मोलर 100 ml NaOH प्लस 0.2 नॉर्मल 100 ml BaOH2, ठीक है। फिर आपको ये बोला कि ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ H plus ions in 1 ml of mixture, ठीक है। अब इससे दो चीजें पूछ ली कि आपको एक तो ये पूछ लिया कि इसकी फाइनल पीएच कितनी होगी, दूसरा आपको ये पूछ लिया कि भैया फाइनल मिक्सचर जो है वो उसके 1 ml में H प्लस आयन कितने होंगे, नंबर ऑफ H प्लस आयन पूछ लिए। हमें तो कुछ नहीं करना, हम अगर पीएच बताना चाहते हैं तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो टोटल OH माइनस हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए आपको मिक्सचर जो गिवन है 0.1 मोलर 100 ml, ये तो क्या है NaOH, और साथ में गिवन है 0.2 नॉर्मल 100 ml, और ये गिवन है आपको BaOH2। ध्यान रहे कई बार यहाँ पर डायरेक्टली नॉर्मलिटी दे देता है, तो जिस केस में आपको डायरेक्टली नॉर्मलिटी दे वहां पर आपको वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने का पर्पस हमारा ये होता है कि हमें वहां पर क्या करना होता है, इसको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना होता है, ऑलरेडी नॉर्मलिटी ही है। तो यहाँ पर हमारे पास ये तो आएगा 0.1 इंटू वैलेंसी फैक्टर इज 1, तो इसकी नॉर्मलिटी तो आ गई 0.1 नॉर्मल, ठीक है। तो अब देखो टोटल OH माइनस हमें तो ये निकालना था, तो टोटल OH माइनस इन सॉल्यूशन, तो N1V1 तो 0.1 इंटू 100
प्लस N2V2 0.2 इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इज कितना हो गया 200। ठीक है, तो टोटल OH माइनस आ गई ये 10 20 कितना 30 डिवाइड बाय कितना 200। क्लियर है बात? तो ये हमारे पास आता है कितना 1.5 इंटू 10⁻⁻1। क्लियर है बात? तो ये तो आ गया टोटल OH माइनस। तो मुझे बताओ पीएच अगर कैलकुलेट करनी है या पीओएच कैलकुलेट करूंगा क्या लिखूंगा 1 माइनस लॉग 1.5 और लॉग 1.5 अप्रोक्सीमेटली आप 0.15 ले सकते हो या एग्जैक्ट वैल्यू में मैंने आपको बताई थी 0.17। तो यहाँ पर अगर 0.17 रखोगे तो पीओएच की वैल्यू आ गई 0.83। दिस इज पीओएच। लेकिन आपको तो पूछा है क्या पीएच, तो पीएच पूछा है तो पीएच इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 0.83, तो ये आ जाएगा 13.17। दिस इज द पीएच ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। अब आपको देखो क्या पूछा, आपको पूछा है कि इस सॉल्यूशन के 1 ml में नंबर ऑफ H प्लस आयन कितने हैं। तो एक काम करते हैं, हम ये पता कर लेते हैं इस सॉल्यूशन में H प्लस कितने हैं। तो हमें ये पता है कि फॉर एनी सॉल्यूशन के सॉल्यूशन चाहे कैसा भी हो H प्लस इंटू OH माइनस ये इक्वल होता है KW। और टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो हम तो टेम्परेचर कितना मानते हैं 25 मानते हैं। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW की वैल्यू 10⁻⁻14। तो अब यहाँ पर OH माइनस तो आ गया 1.5 इंटू 10 कितना -1। तो हमारे पास H प्लस आयन कंसंट्रेशन यहाँ से हम निकाल लेते हैं 10⁻⁻14 डिवाइड बाय 1.5 है ना 10⁻⁻1 है। 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूं मैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी 6.66 इंटू 10⁻⁻14। ये H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई इतनी मोलर। ये जो एंटायर फाइनल सॉल्यूशन होगा ना उस फाइनल सॉल्यूशन में हमारे पास H प्लस की कंसंट्रेशन होगी 6.66 इंटू 10⁻⁻14। आप चाहो तो यहां से भी पीएच निकाल सकते हो 14 माइनस 6.66 करके देख लो, अप्रोक्सीमेटली जो 13.17 ही आएगी। ठीक है, अब देखो कि आपको तो पूछा नंबर ऑफ H प्लस आयंस, इसको मैं मिटा देता हूं। और इस सॉल्यूशन के 1 ml में कितने H प्लस होंगे, आपको तो ये पूछा है ना। हमारे पास सॉल्यूशन में H प्लस की मोलरिटी आ गई, कितनी आई, ये आ गई भैया 6.66 इंटू 10⁻⁻14। मुझे बताओ मोलरिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगर ml में हो तो ऊपर आ जाएगा क्या 1000। अब वॉल्यूम आपको 1 ml में नंबर ऑफ मोल निकालने, क्योंकि नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे तो नंबर ऑफ H प्लस भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर मोलरिटी हमारे पास आई 6.66 इंटू 10⁻⁻14 मोल इंटू 1000 डिवाइड बाय 1। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ गए 6.66 इंटू 10⁻⁻17 मोल। भैया जी 1 ml में H प्लस के इतने मोल है, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ H प्लस आयंस। तो नंबर ऑफ H प्लस आयन हो जाएंगे 6.66 इंटू 10⁻⁻17 इंटू इसको कर दो किससे Na से मल्टीप्लाई। दिस इज आंसर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ Na एंड सॉल्व इट टू गेट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरीका है कि जिससे आप जो है नंबर ऑफ H प्लस, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा भी कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है ना, कि हर तरीके का क्वेश्चन तो मैं यहाँ पर नहीं करवा सकता, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको बाकी में। तो ये एक तरीके से अपने पास है नॉन रिएक्टिव मिक्सचर में पहला केस कि मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो है इसी में जो अगला पॉइंट है वो हम देखते हैं, इसको मिटा रहा हूं। देखो जी, हाँ जी भैया जो नेक्स्ट पॉइंट है ना अपने पास वो है मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग प्लस वीक का, है ना, बहुत ही जरूरी केस है। तो यहां पर हम सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं बी के मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड या फिर बोल दो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस। ठीक है भैया, ये पिछली क्लास में जब मैंने आपको पीएच डिफरेंट टाइप सॉल्यूशन की पीएच के लिए इंडेक्स एक बनवाया था, वहां पर भी मैंने आपको कहा था कि अगर एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है और एक कंपोनेंट वीक है और दोनों में कोई एक आयन अगर कॉमन है तो यहां पर बेसिकली कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। और किस पर लगेगा, वीक कंपोनेंट पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। ठीक है, जैसे आप यूं मानो कि हमारे पास HCN और HCl का मिक्सचर है। ठीक है, अब आपको पता है ये तो कैसा है वीक
और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग, एक वीक हो गया एक स्ट्रॉन्ग हो गया। तो HCl अगर ब्रेक होगा ना तो ये कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, H प्लस और Cn-, इस तरीके से ब्रेक होगा। दूसरा HCl अगर ब्रेक होगा, इसमें HCl मिलाया तो H प्लस और ये Cl- में ब्रेक होगा। तो इधर जो है, क्योंकि इसका तो अल्फा कितना है 100% है, तो ये तो पूरा आयोनाइज होगा। तो दूसरी तरफ जो है वो हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंक्रीज हो जाएगी, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो बैकवर्ड रिएक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, और अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड रिएक्शन में शिफ्ट हो जाएगा तो मुझे बताओ इसका आयोनाइजेशन डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ। HCl का आयोनाइजेशन पहले से डिक्रीज हो चुका है, और HCl का आयोनाइजेशन अगर पहले से डिक्रीज हो गया है तो इसका अल्फा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कम होगा। ये होता है कॉमन आयन इफेक्ट। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, या ये जो कंसेप्ट है, इसमें आपको कॉमन आयन इफेक्ट का भी ध्यान में रखना है। अब देखो क्या होगा कि यार ये पहले से कम टूट रहा था, पहले से यहां से H प्लस बहुत ही कम आ रहे थे, HCl मिलाने के बाद इसका टूटना और कम हो गया, और अगर इसका टूटना कम हो गया तो ये जो H प्लस है ना, H प्लस फ्रॉम वीक कंपोनेंट will becomes negligible with respect to H plus from strong component। तो होता ये है कि भाई कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो भी H प्लस आपको वीक कंपोनेंट से मिलेंगी वो H प्लस स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट से मिलने वाले H प्लस के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो जाएंगे। आपको इस चीज का ध्यान में रखना है। तो पहले मैं यहां पर लिख देता हूं कि नॉन रिएक्टिव मिक्सचर है ना, तो इन दिस केस common ion effect will be applicable on weak component, so the concentration of H plus ions from weak component will becomes negligible with respect to concentration from strong component। तो भैया ये होगा, तो आपको क्या करना है कि जो भी H प्लस आपको मिलते हैं, कहां से मिलते हैं, वीक कंपोनेंट से जो भी H प्लस मिलते हैं, है ना, उनको आपको स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट से मिलने वाले H प्लस के रेस्पेक्ट में क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है। ठीक है। और इस केस में क्योंकि वीक से तो अब हम ये मान के चलेंगे कि यार वीक से तो कोई H प्लस आया ही नहीं ना, और वीक से अगर कोई H प्लस नहीं आ रहा है तो पीएच का डिटर्मिनेशन केवल किससे होगा, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट से होगा, है ना। तो ये भी मैं लिख देता हूं, इन दिस केस the pH of solution will be determined only by strong component। तो भैया इस केस में जो pH का डिटर्मिनेशन होगा वो केवल कहां से होगा, केवल स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट से होगा। ठीक है, वीक कंपोनेंट से हम ये मान के चलेंगे कि किसी तरीके से कोई H प्लस नहीं आएंगे। ठीक है, और ये मैं आपको आगे चल के प्रूव भी कर दूंगा कि अगर मान लो ये जो H प्लस है, पहली बात तो बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी आपने कहा कि नहीं सर हम तो इनको भी शामिल करेंगे, तो इनको शामिल करोगे फिर पीएच निकालोगे तो भी पीएच पर कोई फर्क नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल आप HCl से पीएच निकाल लेते हो तो जो पीएच केवल HCl से आएगी वही पीएच इन दोनों को शामिल करोगे तो भी उतनी ही पीएच आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ही माइनर सा फर्क पड़ेगा। ये अभी हम इसको जो है प्रूफ कर देंगे। क्लियर है बात। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ये है स्ट्रॉन्ग और वीक का नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब करते हैं ना तो चीजें बहुत ही आसान हो जाती है। तो आप देखना जरा कि क्वेश्चन से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने आपको ये बोला कि कंडीशन ऐसी है कि कैलकुलेट द pH of 0.02 मोलर CH3COOH, है ना, और इसका Ka गिवन है 1.8 into 10⁻⁵ in presence of 0.001 मोलर HCl।
ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपको, है ना, और ये क्वेश्चन अगर दिया है तो वही बात आप देखो जरा कि इसी को हम सॉल्व करते हैं। मैं इसमें कुछ यूं लिखूंगा कि दो चीजें हैं, CH3COOH और साथ में है HCl। अब इसके लिए आपको Ka की वैल्यू दे रखी है 1.8 इंटू 10⁻⁵। इसके लिए कंसंट्रेशन दे रखी है 10⁻³ और इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 2 इंटू 10⁻²। द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज 0.02 मींस 2 इंटू 10⁻²। अब हम ये मान के चलेंगे कि भैया जितने भी H प्लस है, पहली बात तो आप देखो इसका Ka बहुत ही कम है, और Ka बहुत ही कम है इसका मतलब यहां से बहुत कम H प्लस आपको मिलेंगे। और दूसरी चीज ये कि अगर इससे मिलने वाले H प्लस आपने शामिल कर भी लिए तो भी पीएच पर कोई ज्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझो कि जैसे HCl की कंसंट्रेशन गिवन है C इज इक्वल टू 10⁻³ तो हम पीएच जो है वो केवल और केवल HCl से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जो इससे मिलने वाले H प्लस जो है वो क्या हो जाएंगे, HCl के रेस्पेक्ट पे नेग्लेक्ट हो जाएंगे। मैं ये लिखूंगा H प्लस फ्रॉम CH3COOH will be negligible with respect to H plus from HCl। मुझे बताओ टोटल H प्लस टोटल ये किसके इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे H प्लस फ्रॉम CH3COOH प्लस H प्लस फ्रॉम HCl। ऐसा ही होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होंगे। और ये वाले जो है वो इसके रेस्पेक्ट में हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो ये जीरो हो गए, और ये जीरो हो गए। तो मुझे बताओ H प्लस फ्रॉम HCl। तो अभी मैंने आपको कहा था कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है या स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है ना, लास्ट क्लास में बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के केस में जो सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी होती है, जो इनकी नॉर्मलिटी होती है वही H प्लस की कंसंट्रेशन होती है। इसकी नॉर्मलिटी भी कितनी आएगी, 10⁻³ तो टोटल H प्लस है 10⁻³ मोलर, देन पीएच ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 3। तो पीएच कितनी आएगी सॉल्यूशन की, 3 आएगी। अब देखो कि इसी चीज को हम प्रूव करते हैं कि अगर मान लो यहां से मिलने वाले H प्लस आपने काउंट कर भी लिए, है ना, तो पीएच पर क्या फर्क पड़ेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी 3 आ रही है, इसके बाद में हो सकता है पीएच 2.999 ऐसे करके आ जाए, तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। देखो जरा, और अब मैं जो टॉपिक बताने जा रहा हूं ना ये इसी का पार्ट है, और इस टॉपिक को हम आगे सॉल्युबिलिटी वाले कंसेप्ट में भी काम में लेंगे। ध्यान दो कि भाई हमारे पास मिक्सचर है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड, या फिर आप कहो कि स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस। तो यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट लगता है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि कॉमन आयन इफेक्ट की प्रेजेंस में अल्फा कैलकुलेट करना होता है हमें, है ना। जैसे कि इसी में आपको हेडिंग लगानी है कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है भैया, ये हमारा टॉपिक है। कॉमन आयन इफेक्ट की प्रेजेंस में हमें क्या करना है, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कॉमन आयन इफेक्ट की प्रेजेंस में। तो अब देखो जरा कि ये सेम कंसेप्ट कैलकुलेशन ऑफ अल्फा या कैलकुलेशन ऑफ जो है वो आयनाइजेशन कांस्टेंट या कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आपको जो है वो सॉल्युबिलिटी के केस में, है ना, इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। जब केएसपी बताऊंगा ना तब भी ये सेम टू सेम ये का ये कंसेप्ट काम में लेना है। अभी आपने ये कहा था कि होता ये है कि कॉमन आयन इफेक्ट की प्रेजेंस में जो अल्फा है ना उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट की प्रेजेंस में अल्फा डिक्रीज होगा ही होगा। अब अल्फा डिक्रीज होगा तो कितना होगा, हमें तो ये चीज पूछी है कि जैसे इसी क्वेश्चन में लेते हैं ना, इसी क्वेश्चन में पीएच कितनी आ रही है 3। तो क्वेश्चन इज कि कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ CH3COOH। Ka की वैल्यू आपको गिवन है 1.8 इंटू 10⁻⁵। दिस इज द Ka। ठीक है, इन इट्स 0.02 मोलर। ठीक है, सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ
10⁻³ मोलर HCl। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और अभी जो है वो इस सॉल्यूशन की पीएच तो हमने कितनी निकाली है, 3 निकाली है। तो मैं ये भी बताऊंगा देखो कि पीएच पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप जो है वो CH3COOH से मिलने वाले H+ अगर शामिल भी करते हो तो भी पीएच इतनी ही रहेगी। देखो कैसे, कि पहले तो हम इसके लिए अल्फा कैलकुलेट करते हैं। मुझे ये बताओ कि जब आप अल्फा कैलकुलेट करोगे Ka, इसका कंसेप्ट यही है कि Ka है ना, ये डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ H+ या ऑन कंसंट्रेशन, कि ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता है। Ka हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। Ka इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और दुनिया के सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल किस पर डिपेंड करते हैं, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो Ka की वैल्यू आप इसमें चाहे HCl मिला दो, HNO3, H2SO4 कुछ भी मिला दो, Ka की वैल्यू केवल किस पर डिपेंड करेगी, केवल डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर। यही इसका कंसेप्ट है। अब देखना कि होगा ये कि जैसे हमारे पास CH3COOH है, ठीक है, इसको हमने पानी में मिला रखा है, ये टूटा। कैसे टूटा, CH3COO- और ये H+, ये इस तरीके से आयनाइज हुआ। T=0 पर मान लो इसकी कंसंट्रेशन थी C, ये 0 और ये 0। थोड़ी देर बाद में इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि मान लो HCl की प्रेजेंस में इसके लिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा डैश है और आपको अल्फा डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा C - C अल्फा डैश, ये C अल्फा डैश और ये C अल्फा डैश। आपने HCl भी मिला रखा है, HCl 100% आयनाइज होगा H+ और Cl- में, तो इसका अल्फा तो कितना है 100%, ये 0 और ये 0। 100% कंसंट्रेशन दे रखी है 10⁻³ तो धीरे धीरे ये तो कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि अल्फा इसका कितना 100% है ना, तो ये तो खत्म हो गया। इसका आ जाएगा 10⁻³ और ये भी 10⁻³। मुझे ये बता दो टोटल H+ कितने होंगे सॉल्यूशन में। तो टोटल H+ सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों एक ही कंटेनर में है, तो दोनों एक ही कंटेनर में है, तो H+ यहां से प्लस यहां से टोटल H+ हो गए 10⁻³ प्लस C अल्फा डैश, और यहां पर भी C अल्फा डैश प्लस 10⁻³। दीज आर द टोटल H+ आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। अब आपको पता है आप चाहे इधर H+ बढ़ाओ चाहे एसिटेट आयन बढ़ाओ, Ka तो वही रहना है। मुझे बताओ इसके लिए Ka का एक्सप्रेशन में लिखूं कैसे, तो Ka का एक्सप्रेशन आएगा कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO- H+ की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय CH3COOH की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास Ka का एक्सप्रेशन आएगा। अब यहां पर देखो जरा वैल्यूज रखते हैं हम। Ka मुझे बताओ एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, C अल्फा डैश। ठीक है, H+ की कंसंट्रेशन कितनी है, C अल्फा डैश प्लस 10⁻³ डिवाइड बाय एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन, C तो कॉमन आया 1 - अल्फा डैश, ये कैंसिल हुआ। ठीक है, तो Ka ध्यान से देखो कि हम क्या करते हैं, अल्फा पहले से 1 के रेस्पेक्ट में बहुत कम था, और जैसे ही आपने क्या कर दिया भैया इसमें HCl मिला दिया तो अल्फा और कम हो जाएगा। तो अल्फा डैश विल बी वेरी वेरी लेस देन विद रिस्पेक्ट टू 1, देन 1 - अल्फा विल बी इक्वल टू 1। तो 1 - अल्फा को तो हमने कितना कर दिया, 1 कर दिया। तो Ka के एक्सप्रेशन में, अच्छा दूसरी चीज और कि मैंने ये कहा कि यहां से तो मिलेंगे आपको कितने 10⁻³ मोलर H+, और यहां से मिल रहे हैं C अल्फा डैश, तो ये C अल्फा डैश जो है वो इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया जैसे ही आप इधर H+ बढ़ाओगे ये इक्विलिब्रियम पीछे चला जाएगा। पहले से H+ जो है बहुत कम मिल रहे थे और पीछे जाने की वजह से H+ और कम हो गए हैं, तो दिस C अल्फा डैश will becomes negligible with respect to 10⁻³। and now the expression of Ka is like that, alpha dash into 10⁻³, then alpha dash is equal to Ka divided by 10⁻³, then the value will be 1.8 into 10⁻5 divided by 10⁻3, तो alpha dash आया 1.8 into 10⁻2। this is the alpha of acetic acid in presence of HCl। क्लियर है बात। अब देखना जरा कि HCl की प्रेजेंस में हमारे पास जो है वो अल्फा की वैल्यू ये आ रही है। अब अगर हम देखें टोटल H+, मैंने कहा ना पीएच पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मुझे बताओ देखो टोटल H+, तो टोटल H+ C अल्फा डैश प्लस 10⁻³ C की वैल्यू, तो C की वैल्यू तो है 0.02 यानी कि 2 into 10⁻², अल्फा डैश इज 1.8 into 10⁻² प्लस 10⁻3। ठीक है, तो ये देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3.6 into 10⁻4 प्लस 10⁻3।
ठीक है, इसको जो है वो हम टोटल को चेक करते हैं, तो दिस द वैल्यू विल बी 3, ठीक है, इनटू, ठीक है, ये आएगा अपने पास कितना, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1.36 इंटू 10⁻³ तो पीएच की वैल्यू आएगी 3 माइनस लॉग 1.36, दिस विल बी पीएच। अब देखो 1.36 जो है ना वो क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली लॉग 1 की वैल्यू 0, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0 से थोड़ी सी ज्यादा, 1.36 है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.1 के आसपास, आप अप्रोक्सीमेट मान सकते हो, तो जो है पीएच नियरली कितनी आई, 2.9 के आसपास, तो ये पीएच पर केवल इतना इफेक्ट आया है, ठीक है। तो पहले कितनी थी, 3 थी, और अब जो है वो पीएच कितनी आई, 2.9, कहने का मतलब बहुत ही कम इफेक्ट आया है, आपने एसिडिक एसिड मिलाया तो पीएच बहुत ही कम चेंज हुई, ठीक है। तो यही मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग और वीक के केस में जो पीएच होती है ना, वो आप केवल स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट से निकाल सकते हो, आपको नियर बाय वैल्यू मिल जाएगी पीएच की, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट हुआ। आपको पूछे कि यार पहले अल्फा कितना था इसका, देखो कंपैरिजन करते हैं, पहले अल्फा, पहले हमारे पास सी की वैल्यू थी और के ए की वैल्यू है, एचसीएल नहीं मिलाने से पहले, तो आप अल्फा इज इक्वल टू हम निकालते हैं अंडर द रूट के ए बाय सी, तो अंडर द रूट के ए 1.8 इंटू 10⁻⁵, सी की वैल्यू 2 इंटू 10⁻, कितना आ गई, 2, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आ रहा है कितना, 3 इंटू 10⁻², देखो कि पहले अल्फा था 3 इंटू 10⁻², अब अल्फा की वैल्यू आ गई 1.8 इंटू 10⁻², तो अल्फा की वैल्यू जो है पहले से क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है। तो यही कॉमन आयन इफेक्ट होता है कि कॉमन आयन इफेक्ट की प्रेजेंस में जो अल्फा है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है पहले से। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं ना, ये थोड़ा सा जो इसमें कंसेप्ट जो ज्यादा, पीएच भी हमने देख ली, हमने अल्फा भी देख लिया, एक और क्वेश्चन से इसको हम समझते हैं, देखिएगा। देखो इसको मिटा रहा हूं पहले मैं, हाँ जी, सेम ऐसा ही क्वेश्चन में एक लिख रहा हूं, आप खुद इसको सोचने की ट्राई करना, कोशिश करना। जैसे मैंने आपको बोला, कैलकुलेट द पीएच एंड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ HCl, ठीक है, और इसके लिए के ए की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, या इसको ऐसे कर देता हूं, आयनाइजेशन ऑफ 0.01 मोलर, इसको पूरा सोल्व करता हूं, ठीक से लिख देता हूं, this is 0.01 molar HCl and Ka is given as 4 into 10⁻⁵, ठीक है, this is the value of Ka, क्या होगा ये, Ka is equal to 4 into 10⁻⁵, ठीक है। फिर जो है वो आगे आपको बोला है इन प्रेजेंस ऑफ 0.1 मोलर H2SO4, ठीक है, ये क्वेश्चन है कि आपको 0.1 मोलर H2SO4 की प्रेजेंस में इसके लिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यानी HCl का अल्फा भी कैलकुलेट करना है, और दूसरा जो है वो आपको इसके लिए पीएच भी कैलकुलेट करनी है। एक काम करते हैं, सबसे पहले मान लो हम ये काम करेंगे कि H2SO4 की एब्सेंस में अल्फा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, देखो कि इन एब्सेंस ऑफ H2SO4, ताकि जो है वो जो कंसेप्ट अभी अपने पढ़ा ना वो आपको अच्छे से समझ में आए, तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर द रूट, मैंने कहा के बाय सी, चेक करते हैं ये कितना आएगा, तो ये तो आया 4 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाय सी की वैल्यू 10⁻², ठीक है, और ये आया क्या, अंडर द रूट, तो वैल्यू इज √2, ठीक है, या फिर अंडर द रूट 4 इंटू 10⁻, ठीक है, और ये कितना आएगा 3, यही होगा, ठीक है। तो इसको मैं अगर थोड़ा सॉल्व करूं तो मैं इसको 40 है ना और इंटू 10⁻⁴ लिख सकता हूं,
और 40 जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 6.1 के आसपास या 6.2, तो द वैल्यू विल बी 6.2 into 10 to the power minus 2. This is the value of alpha in presence in absence of H2SO4. क्या H2SO4 अगर नहीं होता तो HCN का अल्फा अपने पास होता 6.2 into 10 to the power minus 2. अप्रोक्सीमेशन से किया है 6 पॉइंट समथिंग ये आएगा है ना, लेकिन इतना ही आएगा आंसर, आप चाहो तो चेक करके देख लो, ठीक है। फिर देखो कि ये तो है इन अब्सेंस ऑफ H2SO4, अब H2SO4 की प्रेजेंस में क्या होगा, है ना, तो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, अब अगर आपने H2SO4 इसमें मिलाया तो देखो HCN है, ये आयनाइज हो रहा था कैसे, H प्लस और Cn माइनस में, इस तरीके से ये आयनाइज हो रहा था, सब सही चल रहा था। T इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन C, ये 0 ये 0, थोड़ी देर में जब इसमें इक्विलिब्रियम आएगा तो ये हो जाएगा C माइनस C अल्फा डैश, C अल्फा डैश, और ये हो जाएगा C अल्फा डैश, ऐसा ही होगा। और अल्फा डैश क्या है, अल्फा डैश है अपने पास द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ HCN इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, दिस इज अल्फा डैश, क्लियर है। तो अब देखना H2SO4 आपने मिलाया तो ये तो अल्फा इसका कितना है 100%, ये तो पूरा आयनाइज होगा कैसे 2H प्लस और SO4 माइनस 2, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 10 टू द पावर माइनस 1, तो मुझे बताओ थोड़ी देर बाद में, पहले ये 0 0 थे, थोड़ी देर बाद में ये हो जाएगा कितना 0, इसके एक से इसका एक बनता है तो दिस विल बी 2 into 10 to the power minus 1 एंड दिस विल बी ऑल्सो, इसके एक से इसका एक बनता है तो इसका बनेगा 10 to the power minus 1, ठीक। अब मुझे बताओ टोटल H प्लस कितने हो गए, यहां पर टोटल H प्लस C अल्फा डैश प्लस 2 into 10 to the power minus 1, दीज आर द टोटल H प्लस आए, और यहां पर भी टोटल H प्लस इतने ही होंगे, कि पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन तो एक ही है ना, सारे के सारे एक ही कंटेनर में है, तो उस कंटेनर में टोटल H प्लस हो गए C अल्फा डैश प्लस 2 into 10 to the power minus 1, और जैसे ही इधर H प्लस बढ़ेगा इसका इक्विलिब्रियम किधर चला गया बैकवर्ड, लेकिन जो Ka है HCN का वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, और HCN का Ka अगर कांस्टेंट रहेगा तो मैं इसको जो है वो कुछ यूं लिखूंगा कि Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Cn माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HCN, ऐसा ही होगा। वैल्यूज रखो, Ka की वैल्यू हमारे पास है 4 into 10 to the power minus 5, H प्लस की कंसंट्रेशन है C अल्फा डैश प्लस 2 into 10 to the power minus 1, Cn माइनस जो है वो है C अल्फा डैश, और ये आया C कॉमन 1 माइनस अल्फा डैश, तो C से C कैंसिल, 1 माइनस अल्फा डैश, भैया देखो पहले से अल्फा जो है वो कम है ना, और अब जो है वो H2SO4 की प्रेजेंस में अल्फा और कम हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस अल्फा डैश नेग्लेक्ट कर दिया, है ना, मतलब नियरली इक्वल टू 1 ले लिया, और C अल्फा डैश 2 into 10 to the power minus 1 के रेस्पेक्ट में इस C अल्फा डैश को भी क्या कर देंगे हम, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो वहां से जो है वो हमारे पास अल्फा डैश की वैल्यू आ रही है 4 into 10 to the power minus 5 डिवाइड बाय, हमारे पास जो है वो नीचे आ जाएगा 2 into 10 to the power minus 1 एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा डैश विल बी 2 into 10 to the power minus 4। देखो जरा, चेक द डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड अल्फा डैश, कि पहले अल्फा था 6.2 into 10 to the power minus 2, और अब अल्फा आ रहा है 2 into 10 to the power minus 4, तो अल्फा पहले से क्या हो गया है, कम हो गया है, तो एक तो ये तो आ गया आंसर, ठीक है, कि भाई इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 अल्फा क्या होगा, तो आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही करता है कि भाई स्ट्रॉन्ग के रेस्पेक्ट में वीक से जो भी H प्लस आएंगे, ये जो C अल्फा डैश है ना, जो भी वीक से आपको H प्लस मिलेगा उसको हम स्ट्रॉन्ग के रेस्पेक्ट में हमेशा क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे, हमेशा आपको ये काम करना, नेग्लेक्ट करना है। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या इसकी पीएच हम कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने कहा पहली बात तो पीएच आप डायरेक्टली जो है कहां से कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्टली H2SO4 से कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप जो है वो अगर इसको शामिल करो भी तो भी पीएच पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। चेक करते हैं कैसे, है ना। अब हमारे पास सारे डेटा है, मैं इसको तो मिटा रहा हूं, ये बाकी जो है वो हमारे पास डेटा आ चुके हैं। देखो कि मुझे बताओ कि टोटल H प्लस सॉल्यूशन में, क्योंकि पीएच निकालने के लिए हमें तो H प्लस चाहिए, तो टोटल H प्लस, तो H प्लस टोटल आया C अल्फा डैश प्लस 2 into 10 to the power minus 1, ठीक है, कि यहां से जो इसकी नॉर्मलिटी होगी H2SO4 की वही H प्लस है, और नॉर्मलिटी आ रही है 2 into 10 to the power minus 1, और आप यहां से भी देख सकते हो H प्लस कितना है 2 into 10 to the power minus 1, ठीक है। अब आप इसको जो क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, नेग्लिजिबल कर दो, नहीं करते हो तो भी आंसर उतना ही आएगा लगभग। देखो जरा पीएच की वैल्यू आई 1 माइनस लॉग 2, यानी अप्रोक्सीमेटली पीएच की वैल्यू हमारे पास आई 0.7, दिस इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन,
अब चेक करते हैं, अगर इसको शामिल कर भी लोगे ना तो सी की वैल्यू जो है वो पॉइंट कितनी बताई थी अभी, सी की वैल्यू मैंने आपको, इसके लिए सी की वैल्यू मैंने बताई थी यार, ये तो गड़बड़ हो गया, 10 टू द पावर -2 थी शायद सी, है ना, तो 10 टू द पावर -2 ही था, तो ये आया 10 टू द पावर -2, ठीक है। और अल्फा डैश की वैल्यू आई 2 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक, और प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर -1, तो देखो जरा ये कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर -6, और ये है 2 इंटू 10 टू द पावर -1, देख लो जरा कि जब आप इनको सॉल्व करोगे, ऐड करोगे, तो वैल्यू है 2.0002 इंटू 10 टू द पावर -1। लो कि भाई पहले H प्लस हमने लिए थे 2 इंटू 10 टू द पावर -1, और इसको सी अल्फा डैश को शामिल कर भी लिया तो H प्लस आ गए 2.002 इंटू 10 टू द पावर -1। H प्लस पर कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा ना, लगभग जो है पीएच कितनी आएगी, 0.7 ही आएगी। तो इसलिए जो है मैंने आपको बोला है कि अगर आप स्ट्रोंग और वीक को मिक्स करते हो, हमारे पास जो स्ट्रोंग और वीक का जो भी मिक्सचर है, तो पीएच का जो डिटर्मिनेशन होगा ना, या पीएच जो भी हम कैलकुलेट करेंगे, वो डायरेक्टली आप स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट से पीएच कैलकुलेट कर सकते हो। आपको वीक कंपोनेंट से जो भी H प्लस या OH माइनस मिलेंगे उनको शामिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि भैया वो जो है वो लगभग नेग्लिजिबल होंगे। तो एक तो पहले से वीक है, तो पहले से बहुत ही कम वो आयनाइज हो रहा है, दूसरा स्ट्रॉन्ग की प्रेजेंस में वो और वीक हो जाएगा। क्लियर है, तो भैया ये है। और देखो इस पर जो है वो एक और तरीका क्वेश्चन बनता है, वो भी हम देख लेते हैं, इसको मिटा रहा हूं। हाँ जी, कि जैसे एक क्वेश्चन हो लेते हैं हम इस पर। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बोला कि कैलकुलेट द pH ऑफ फाइनल मिक्सचर व्हेन, ठीक है, व्हेन 0.01 मोलर 100 ml कोई भी वीक एसिड, जैसे हम यहां पर ले लेते हैं, मान लो फॉर्मिक एसिड, इसका Ka भी आपको गिवन है 2 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, इज मिक्स्ड विथ 0.1 मोलर 100 ml H2SO4, ठीक है। ये क्वेश्चन बाकी जो दो क्वेश्चन किए उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। देखो बाकी दो क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, अब यहां पर वॉल्यूम भी गिवन है। अब जो मिक्सचर है ना, मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर हमारे पास ऐसा है कि दो चीजें हैं, एक तो है मिक्सचर में HCOOH, दूसरा है मिक्सचर में H2SO4, कि भाई मिक्सचर में ये दो चीजें हैं, और इन दोनों को आप ध्यान से देखो, ये वाला तो वीक है और ये वाला स्ट्रॉन्ग है, तो इस पर कॉमन आयन इफेक्ट भी लगेगा, यानी यहां से जो भी H प्लस आएंगे ना वो नेग्लेक्ट होंगे, ठीक है। हम बोलेंगे कि टोटल H प्लस, तो टोटल H प्लस हो गए भैया H प्लस फ्रॉम HCOOH, और साथ में H प्लस फ्रॉम H2SO4, बट these H प्लस विल बी नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू H2SO4, है ना। अब होगा ये कि भाई इसकी मोलरिटी आपको 0.1 गिवन है, लेकिन देखो कि इस क्वेश्चन में इसने कोई H प्लस तो नहीं दिए, यहां से कोई H प्लस नहीं आया, यहां से कोई फायदा नहीं हुआ H प्लस में, लेकिन इसकी वजह से H2SO4 का जो वॉल्यूम होगा ना वो बदल जाएगा। पहले ये 100 था, अब भाई इसने आपने इसमें ये मिला दिया तो टोटल वॉल्यूम H2SO4 का कितना हो गया, 200 हो गया। तो पहले वॉल्यूम 100, अब वॉल्यूम 200, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, 100 से 200 हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि एक तरीके से डाइल्यूशन हो रहा है, तो यहां केस ऑफ डाइल्यूशन लग जाएगा। मैं ये बोलूंगा, लिख देता हूं, इन दिस केस
in this case H plus ions from formic acid will be negligible with respect to H2SO4, but due to HCOOH solution, the volume of H2SO4 will be changed, and case of dilution will be applicable. तो भैया इस केस में जो वॉल्यूम होगा ना H2SO4 का वो चेंज हो जाएगा, और यहां पर जो केस ऑफ डाइल्यूशन आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। कि फॉर्मिक एसिड ने यहां पर H+ तो नहीं दिए, लेकिन फॉर्मिक एसिड की वजह से वॉल्यूम चेंज हो गया, और फॉर्मिक एसिड की वजह से अगर वॉल्यूम चेंज हो गया ना तो इस केस में हम बोलेंगे डाइल्यूशन का केस लगेगा। और हमें ये तो पता चल गया कि यार पीएच केवल हम H2SO4 से कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लो ये वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती ना, आपको केवल इतना बोलता कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ फाइनल मिक्सचर ऑफ 0.101 मोलर फॉर्मिक एसिड एंड 0.1 मोलर H2SO4, तो आप डायरेक्टली 0.1 मोलर H2SO4 से पीएच कैलकुलेट कर लेते। लेकिन अब जो है ना आपको वॉल्यूम भी क्या, इसका इतना दोनों को मिला दिया, फाइनल सॉल्यूशन में वॉल्यूम चेंज हो गया, और वॉल्यूम चेंज हो गया तो नई कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। प्रीवियस क्लासेस में भी मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं, पहले की क्लासेस में भी अपने बीच में इसके बारे में बात हुई है। तो मैं यहां पर यूं लिखूंगा, क्योंकि केस ऑफ डाइल्यूशन लग रहा है तो M1V1 = M2V2। अब पहले तो हमें H2SO4 है ना, कितना है 0.1 10⁻⁻1 मोलर H2SO4। मुझे बताओ H+ कितना आएगा यहां से, H+1। तो मैंने आपको कहा था कि स्ट्रोंग के केस में जो नॉर्मलिटी होती है वो ही H+ होता है, नॉर्मलिटी आएगी 2 × 10⁻⁻1। मुझे बताओ V1 कितना है 100 ml, तो मैं यहां पर वैल्यू रख देता हूं 2 × 10⁻⁻1 × 100। नई मोलरिटी निकालनी है, नया वॉल्यूम 100 + 100 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो नई मोलरिटी हमारे पास आई 10⁻⁻1 एंड द पीएच ऑफ मिक्सचर विल बी 1। तो इस केस में जो है वो हमारे पास नेट जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा ना उसकी पीएच कितनी आने वाली है 1 आने वाली है। तो मेरे ख्याल से मेरी बातें समझ में आ गई होगी। ये होता है भैया बहुत ही जरूरी केस है ना कि अल्फा कैलकुलेट करना है किसकी प्रेजेंस में, कॉमन आयन इफेक्ट की प्रेजेंस में अगर आपको अल्फा कैलकुलेट करना है, ये कंसेप्ट लगाना है। 3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं जो तीनों मैंने बता दिए। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो हो सकता है वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस में बन जाए, वहां पर कुछ नहीं है, पीएच की जगह पीओएच आ जाएगी, H+ की जगह OH- आ जाएगा, के की जगह KB आ जाएगा। ये ही सारी कैलकुलेशन सेम टू सेम ऐसा ही होगा, कोई चेंजेस नहीं है। मेरे ख्याल से मेरी बातें समझ में आ गई होगी, है ना। तो नेक्स्ट केस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो केस है ना अपने पास वो है जी मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस वीक एसिड, या फिर आप बोल दो मिक्सचर ऑफ वीक बेस प्लस वीक बेस। क्या 2 या 2 से ज्यादा आपने वीक एसिड को मिला दिया, नेट रिजल्टेंट की पीएच आपको पूछ ली, 2 या 2 से ज्यादा वीक बेस को मिला दिया, और नेट रिजल्टेंट मिक्सचर जो बनता है उसकी पीएच आपको पूछ ली। देखो जी स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है, इसी को मैं चेंज कर देता हूं, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस वीक एसिड और वीक बेस प्लस वीक बेस। देखिएगा सी, ठीक है, वीक एसिड प्लस वीक एसिड, वीक बेस प्लस वीक बेस। देखो जरा, तो भैया नेक्स्ट जो है वो है अपने पास मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस वीक एसिड, या फिर कहो वीक बेस प्लस वीक बेस। आपको इन दोनों में से किसी एक को पढ़ना है, बाकी दोनों का कंसेप्ट क्या है, सेम है। ध्यान से देखिएगा, है ना। हालांकि वैसे तो इसमें आपको डेरिवेशन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, अगर मेडिकल के हिसाब से देखें तो कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेई में भी जो है वो आप डेरिवेशन इतना ज्यादा जो है वो काम में नहीं आएगा। हाँ, 1-2 बार क्वेश्चन जो है वो एक बार इस पर जरूर जेई एडवांस में आया हुआ है, तो हम उसकी भी बात करेंगे। देखो जरा, क्या होता यह है कि मान लो कोई वीक एसिड है Ha, मान लो वीक एसिड Ha1, ठीक है, और ये अगर ब्रेक होगा, आयनाइज होगा, तो ये कुछ इस तरीके से आयनाइज होगा, H+ और A1- इस तरीके से आयनाइज होगा, ठीक है।
और इसमें आपने कोई दूसरा वीक एसिड मिला रखा, मान लो HA2, ये आयोनाइज होगा तो H प्लस और A2 माइनस, इस तरीके से आयोनाइज होगा। ठीक, मैं ये कहता हूं कि मान लो हमने T इक्वल टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन C1 ली थी, ये 0 है, ये 0 है। T इक्वल टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन C2 है, ये 0 और ये 0 रहेगा। और जब दोनों रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम, धीरे धीरे ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करेगी, तो ये हो जाएगा मान लो C1 माइनस X। ठीक है, तो यहां पर जो है वो इसको मान लो C में से टोटल जितना भी टूटा ना, वो कितना है, X है। X इक्वल टू आप बोल सकते हो C1 अल्फा 1। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। हम X के साथ कैलकुलेशन कर रहे हैं क्योंकि आपको फाइनली जो रिजल्ट है ना वो ही ध्यान में रखना है। इसके एक से इसका एक बनेगा तो x से इसका बन जाएगा x और दिस विल बी आल्सो इक्वल टू x। ठीक, और जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करेगी एट इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा मान लो C2 माइनस y, दिस विल बी y एंड दिस विल बी आल्सो y। क्लियर है? अब देखो, क्योंकि दोनों रिएक्शन एक ही कंटेनर में हो रही है, तो ओवरऑल पूरे कंटेनर में हमारे पास H प्लस कितने हैं, H प्लस है x प्लस y, और यहां पर भी H प्लस कितने होंगे, x प्लस y होंगे। ठीक है, दोनों में H प्लस कॉमन है ना, तो ये वाले H प्लस, ये वाले H प्लस, क्योंकि सारे H प्लस एक ही कंटेनर में है। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि इसके लिए अगर मैं लिखूंगा Ka1 मान लो, ठीक है, तो Ka1 का एक्सप्रेशन इसके लिए कैसे आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ A1 माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA1। ओके, और इसके लिए अगर मैं लिखूंगा Ka2, तो दिस विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस एंड डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA2। ऐसा ही होगा Ka1 Ka2, हम इनकी वैल्यूज रखते हैं, है ना। तो Ka1 इज इक्वल टू, तो टोटल H प्लस कितना हो गया, देखो मैंने आपको कहा था कि जो Ka होता है या जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये केवल और केवल डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर। तो यहां पर इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई x प्लस वाई, और A1 माइनस है x डिवाइड बाई ये हो जाएगा C1 माइनस x। क्लियर है बात? यहां पर जो है वो Ka2, तो Ka2 हो जाएगा हमारे पास कितना, x प्लस वाई, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज x प्लस वाई, और यहां से A2 माइनस जो है ये हो जाएगा कितना, y, और डिवाइड बाई HA2, ये हो गया C2 माइनस वाई। देखो कि Ka1 और Ka2 हमें नोन होगा, क्वेश्चन में आपको दोनों की वैल्यूज देगा। फिर जो वो C1 और C2 भी नोन होगा, और X और Y, है ना, ये दो अननोन चीजें, दो इक्वेशन है। तो कहने को तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन भैया देखो दोनों अननोन चीजों में यहाँ पर दो क्वाड्रेटिक बन रही है और दो अननोन चीजें हैं, तो भैया इस तरीके से इनको सॉल्व करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो हमें एक सुटेबल अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, और अप्रोक्सीमेशन यही है कि इफ C1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन X, ठीक है, तो C1 की वैल्यू, या यू कहो कि X इज वेरी वेरी स्मॉल देन C1, X is very very small than C1 and Y is very very small than C2। ठीक है, वही बात है कि भाई क्योंकि वीक एसिड है ना, तो अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, देन 1 माइनस अल्फा कितना ले लेता है, 1 ले लेता है ना। तो ठीक ऐसे ही इसको डेराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, x को c के रेस्पेक्ट में बहुत ही छोटा ले रहे हैं, वही अल्फा को बहुत ही हमने स्मॉल मान लिया, आप ऐसे मानो। तो ये वाली वैल्यू जो है ना ऑलमोस्ट कितनी हो जाएगी, तो मैं ये बोलूंगा कि इन दिस केस C1 माइनस x विल बी नियरली इक्वल टू C1 एंड इन दिस केस C2 माइनस y विल बी नियरली इक्वल टू C2। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर Ka1 का एक्सप्रेशन तो ये आ जाएगा, देखो जरा, x प्लस वाई इंटू एक्स डिवाइड बाई C1, और Ka2 का एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास Ka2 इक्वल टू x प्लस वाई इंटू वाई डिवाइड बाय C2। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ K1 एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ Ka2। इसको इधर ले जाओ तो इक्वेशन बन गई Ka1 C1 इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स, और ये आ गया Ka2 C2 इज इक्वल टू, ये हो गया x प्लस वाई इंटू वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमें तो क्या चाहिए, मैंने आपको बार बार बोला, पीएच निकालने का एक ही तरीका, कुछ भी करके आप H प्लस काउंट कर लो, H प्लस कैलकुलेट कर लो, पीएच आ जाएगी। मुझे बता दो H प्लस कितने हैं, x प्लस 5, तो हमें तो वैल्यू चाहिए x प्लस 5 की, और आपको कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो भैया यहां पर देखना, मैं काम करता हूं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों को आप ऐड करोगे तो हमारे पास देखना, एक तो इक्वेशन आएगी x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू Ka1 C1 प्लस Ka2 C2। ठीक है, यहां से देखो x प्लस वाई कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आके जो है इसको मैं यूं लिख सकता हूं, x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू Ka1 C1 plus Ka2 C2, then the value of x plus y will be equal to under the root
Ka1C1 प्लस Ka2C2। ये देख लो जरा कि जो चाहिए था हमें वो वैल्यू आ गई है। और भैया आपको ये फाइनल जो रिजल्ट है ना यही ध्यान में रखना है, भले ही डेरिवेशन आप ध्यान में रखो या ना रखो, लेकिन ये फाइनल रिजल्ट विशेषकर की जो नीट के बच्चे हैं, नीट की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए मैं बोलूंगा आपको डायरेक्टली रिजल्ट ध्यान में रखना। और इसको मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं कि H प्लस टोटल, ये जो टोटल H प्लस होंगे ना हमारे पास पूरे एंटायर सॉल्यूशन में टोटल H प्लस होंगे, ये आ गए अंडर द रूट Ka1C1 प्लस Ka2C2। और मान लो कि अगर इसमें 3 एसिड होते तो साथ में जो है यहाँ पर Ka3 और C3 भी साथ में आ ही जाता। बस ये रिजल्ट जो है वो आपको सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये होता है भैया अपने पास मिक्सचर ऑफ वीक एसिड। अच्छा ठीक ऐसे ही इन द केस ऑफ वीक बेस प्लस वीक बेस, वीक बेस में क्या हो जाएगा, यहाँ OH माइनस टोटल हो जाएगा, और OH माइनस टोटल होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Kb1C1 प्लस Kb2C2। इस तरीके से लगातार आगे से आगे चलता जाएगा। अगर हमारे पास किसी सॉल्यूशन में H प्लस है तो भी हम pH बता सकते हैं, अगर किसी सॉल्यूशन में हमारे पास OH माइनस है तो भी भैया हम pH बता सकते हैं। 14 में से माइनस कर देंगे pOH कैलकुलेट करके, है। तो बस ये जो फाइनल रिजल्ट है यही आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैं जो है आपको वीक बेस प्लस वीक बेस का तो केस लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि जरूरत नहीं है, क्योंकि वीक बेस के केस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH माइनस आ जाएगा। क्लियर है बात। अब देखना जरा कि एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर, ठीक है। बहुत ही सीधा सा काम है, कोई इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है। देखिएगा हाँ जी भाई। तो देखो कि क्वेश्चन आपको ऐसा है आपके पास कि जैसे मैंने बोला कैलकुलेट द pH ऑफ फाइनल मिक्सचर, ठीक है। कैलकुलेट द pH ऑफ फाइनल मिक्सचर ऑफ 0.1 मोलर HCOOH। इसके लिए Ka की वैल्यू आपको गिवन है 2 इंटू 10⁻⁵ एंड 0.2 मोलर HCN, और इसका Ka आपको गिवन है 5 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। ये आपको गिवन है और इन दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद आपको टोटल फाइनल सॉल्यूशन में pH की वैल्यू पूछी है। तो भैया देखो जरा कि यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन में चीजें हैं दो, सेम टू सेम, है ना, बहुत ही आसान सा काम है। एक तो है HCOOH, एक है हमारे पास HCl, ठीक। और दोनों को मिक्स कर रहे हैं। इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है और ये आपको दे दिया इसका Ka। तो Ka इक्वल टू है 2 इंटू 10⁻⁵, ओके। और यहाँ इसकी कंसंट्रेशन है 0.2 मोलर और इसका Ka आपको दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁴। क्लियर है बात। तो देखो जरा कि आपको क्या करना है, टोटल H प्लस, तो H प्लस टोटल ये कैलकुलेट करने का जो तरीका है ये अपने पास मैंने अभी जस्ट आपको कैलकुलेट करके बताया, Ka1C1 प्लस Ka2 और ये होता है C2। तो खत्म बात। Ka1 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 2 इंटू 10⁻⁵ एंड C1 इज 0.1, Ka2 इज 5 इंटू 10⁻⁴ एंड C2 इज 0.2। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये तो हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा भैया जी 2 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक। और यहाँ पर ये वाली वैल्यू हो जाएगी 10 कितना -4, ठीक है। और कुछ कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन लेके सॉल्व कर लो। तो हमारे पास जो कॉमन आ रहा है 10⁻⁴, अंदर बचेगा कितना, ये आ जाएगा 0.02 इंटू +1 होगा ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली आया 1.02 इंटू 10⁻⁴ का रूट, ठीक। और H प्लस आ गया तो pH तो आ ही सकती है, तो अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 10⁻² नियर बाय, तो pH विल बी नियर बाय 2, ठीक है ना। थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिल सकता है क्योंकि हमने जो है वो सॉल्यूशन किससे किया, अप्रोक्सीमेशन से इसको सॉल्व किया है। तो कोई भी वीक एसिड और वीक एसिड का कोई भी जो है वो आपको सॉल्यूशन बना के दे,
आपको हमेशा यही काम करना है, ठीक है ना। बस नेट रिजल्टेंट ये ध्यान में रखना है, वीक बेस प्लस वीक बेस आ जाए तो बस के ए की जगह क्या हो जाएगा, के बी। बाकी सारी चीजें क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। आई होप मेरी ये बात आपके समझ में आ गई होगी। देखिएगा अब देखो कि इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है ना, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक बार आईटी एडवांस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान देना कि जैसे क्वेश्चन तो बहुत ही छोटा सा है, लेकिन इसमें कंसेप्ट जो है ना वो बहुत अच्छा कंसेप्ट लगेगा। और हालांकि वैसे जो है वो नियर बाय आंसर तो आप बता सकते हो, तुरंत बता दोगे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर के लिए जो है वो आपको इसको पूरा समझना पड़ेगा। क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है, देखिएगा कि क्वेश्चन ऐसा है कि कैलकुलेट द pH of 0.01 molar solution of a weak acid HA, और इसके लिए आपको Ka की वैल्यू दे रखी है 10⁻12। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इतना सा है और आपको बोला है कि इसके लिए जो आपको क्या करना है, पीएच कैलकुलेट करनी है। ठीक है। अब भाई पीएच तो कैलकुलेट कर लें हम, वीक एसिड का हमारे पास सॉल्यूशन, आप सोचो कि सर के दे रखा है, सी दे रखा है, डायरेक्टली हम वीक एसिड का कंसेप्ट लगा सकते हैं। बिल्कुल भाई, डायरेक्टली वीक एसिड का कंसेप्ट लगा के देखते हैं, है ना। आपको मैं याद दिलवा देता हूं कि मैंने आपको कहा था कि इन केस ऑफ वीक एसिड, है ना, इन सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, क्या जो भी वीक एसिड का सॉल्यूशन होता है इसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन होती है अंडर द रूट के ए इंटू सी। तो अंडर द रूट के ए 10⁻12, दिस इज के ए, एंड सी की वैल्यू है 0.01 यानी 10⁻2, तो ये आया 10⁻14 और H प्लस इक्वल टू 10⁻7 मोलर। ठीक है। तो अब अगर आप यहां से पीएच बताओगे तो मुझे बताओ पीएच कितनी आएगी, 7 आएगी। और मुझे बता दो ये एसिड कैसा है, वीक है, और एसिड का सॉल्यूशन है, तो पीएच का भी 7 पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। अब मुझे बताओ ये क्या है, फिर पीएच अगर 10⁻7 आई है तो मुझे बताओ आंसर जो है वो क्या आना चाहिए था, 7 से कम आना चाहिए था, लेकिन आंसर तो 7 आ रहा है। ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की कैटेगरी में चला गया है। ठीक है, कि यहाँ पर जो ये एसिड है, क्योंकि 10⁻7 मोलर H प्लस आ रहे हैं, मैंने कहा था कि अगर H प्लस कंसेंट्रेशन 10⁻6 या इससे कम हो, या 10⁻7 या इससे कम हो, तो आपको यहाँ पर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का केस काम में लेना है। नाउ दिस इज द केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो भैया जी ये जो है ना एक वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की कैटेगरी है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा था कि जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का केस आए तो आपको सीधा सा काम, वाटर से जो भी H प्लस या OH माइनस आपको मिलेंगे वो भी आपको पीएच कैलकुलेशन के लिए कंसिडर करने पड़ेंगे। तो देखो जरा कि फ्रॉम वाटर, कि वाटर से आपको कितने H प्लस मिलेंगे, 10⁻7 मोल पर लीटर। ठीक है, ऐसा है। तो अगर मैं कहूं H प्लस टोटल, तो ये आएगा 10⁻7, ये तो वीक एसिड से, प्लस 10⁻7 ये वाटर से, तो ये आया 2 इंटू 10⁻7। तो पीएच शुड बी इक्वल टू 7 माइनस लॉग 2, देन आंसर शुड बी 6.7। ये नियर बाई आंसर है, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ध्यान रखना। हम आयनिक इक्विलिब्रियम में जो भी इक्वेशन बनाते हैं ना, वो सारी इक्वेशन हम हमेशा नियर बाय सॉल्व करते हैं, यानी हमें बहुत सारी चीजें कई बार इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नेग्लेक्ट करनी पड़ती है। तो यहां पर ये जो आंसर आया है ये भी जो है वो 6.7 जो है ना, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अभी एग्जैक्ट आंसर निकाल के बताएंगे आपको। तो एक तो ये है कि अगर 6.7, हमें ये तो आइडिया लग गया ना कि पीएच विल बी नियरली 6.7, तो हम ऑप्शन चेक करके ये बता सकते हैं, हाँ 6.7 के आसपास जो ऑप्शन रहेगा वो हम टिक करके आ सकते हैं। अगर एग्जैक्ट आंसर आपको निकालना है इसी क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर, तो देखो उसका तरीका ये है कि भाई मुझे ये बताओ कि यहां से H प्लस आ रहे हैं, वाटर से भी आपको क्या मिलते हैं, H प्लस। तो जो वाटर होगा ना वो भी एक तरीके से जो है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो देखो अगर आप एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहते हो तो मैं दोनों के लिए पहले इक्विलिब्रियम की रिएक्शन लिखता हूं। ध्यान से देखिएगा कि HA दिस इज वीक एसिड, और जब ये आयनाइज होगा H प्लस और A1 माइनस में, T इज इक्वल टू 0 पर मान लो इसकी कंसंट्रेशन जो दे रखी है, दिस कंसंट्रेशन इज C1, ओके 0 और ये 0। जब इसमें इक्विलिब्रियम आएगा ये हो गया भैया C1 माइनस एक्स, दिस विल बी x एंड दिस विल बी ऑल्सो x। क्लियर है बात। फिर देखो वाटर, अगर वाटर ब्रेक होगा तो ये भी H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा,
या आप यूं कहो कि H3O प्लस 2H2O करके H3O प्लस कर दो, तो एक ही बात है वो तो यहाँ पर जो है मैं बोलूंगा 2H2O इज इक्वल टू H3O प्लस और ये OH माइनस, चलो H प्लस रहने दो, ये कंफ्यूजन जो है वो नहीं चाहिए। T इज इक्वल टू 0 पर मान लो द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज C2, दिस इज 0 0, और जब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा तो ये हो जाएगा C2 माइनस Y एंड दिस विल बी Y एंड दिस विल बी ऑल्सो Y। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्योंकि दोनों के दोनों H प्लस एक ही सॉल्यूशन में है और हमें तो pH कैलकुलेट करनी है, देन दिस विल बी Y प्लस X and this will be X plus Y. The total H plus ion concentration in solution is equal to X plus Y. And now we have to calculate the value of X plus Y for pH calculation. Okay? तो यहां पर देखो C2 वाटर जो है ना, हमें पता है वाटर की कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो C2 is equal to, we know that C2 is equal to 1000 by 18. ठीक है, ये हमें पता है 55.5, मैंने बता दिया था आपको फैक्ट्स अबाउट वाटर में। तो आप ये समझना कि यहां से अगर इसके लिए मैं K इक्विलिब्रियम लिखूंगा तो वाटर के लिए जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती कितनी है, द वैल्यू इज 1.8 into 10⁻16 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हो जाएगी y plus x into y डिवाइड बाय C2 minus y। ओके, यही होगा। और यहां पर देखो कि अगर मैं यहां पर इसके लिए Ka की वैल्यू लिखूंगा तो Ka विल बी इक्वल टू x plus y into x एंड डिवाइड बाय C1 माइनस x। ओके, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक सुटेबल अप्रोक्सीमेशन काम में लेना पड़ेगा, तो इसको अप्रोक्सीमेटली मैं सॉल्व करूं तो C2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन y, देन C2 माइनस y नियरली इक्वल टू C2। क्लियर है बात? और यहां पर मैं जो है क्या बोलूंगा, इफ C1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x देन C1 माइनस x विल बी नियरली इक्वल टू C1। ओके, तो देखो दोनों इक्वेशन के लिए, अच्छा यहां पर C2 आ गया क्योंकि इसको तो हमने C2 के इक्वल कर दिया। C2 हमें पता है कितना, 1000 by 18, तो 1000 by 18 को इधर ले जाओ तो द वैल्यू ऑफ x प्लस y इंटू y, दिस वैल्यू विल बी 10 to the power minus 14। ठीक है, यहाँ पर C2 आया, C2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये करूंगा तो कितना 1000 by 18 मल्टीप्लाई करोगे तो 10 to the power minus 14। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कितना आया C1, और C1 की वैल्यू है हमारे पास कितनी 10 to the power minus 2, Ka कितना है Ka 10 to the power minus 12, तो the value of x plus y, this will be also 10 to the power minus 14। This is equation number 1 and this is equation number 2। There are two unknown numbers and there are two equations, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। वही बात, मैं 1 plus 2 कर दूं, तो मैं जब 1 plus 2 करूंगा तो हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन ये आ जाएगा x plus y square is equal to 2 into 10 to the power minus 14। Then the value of x plus y will be equal to under the root 2 into 10 to the power minus 7। This is the value of x plus y। And what is x plus y? The value of x plus y indicates, represent the total H plus ion concentration in the solution। ठीक है, तो भैया x plus y ही सॉल्यूशन में टोटल H plus ion concentration है, तो यहां से जो अगर हम, ये आ गया टोटल H plus टोटल। ओके, तो H प्लस टोटल अगर आ चुका है तो pH के लिए मैं क्या करूंगा, देखो pH इज इक्वल टू 7 माइनस लॉग रूट 2। ठीक है, तो भाई देखो जरा कि ये जो है वो रूट 2 आया है, रूट 2 बोले तो 1.4 के आसपास, और मैंने आपको बता दिया लॉग 1.5 की वैल्यू 0.17 होती है, तो अप्रोक्सीमेटली 1.4 की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी, 0.16 मान लो, 0.15 मान लो, तो यहां पर वैल्यू आएगी नियरली 6.85। दिस इज द एग्जैक्ट pH ऑफ दिस सॉल्यूशन, है ना। तो ये है अपने पास, वैसे आंसर कितना आ रहा था, वैसे आंसर आ रहा था 6.7, अब आ रहा है 6.8, तो एग्जैक्ट pH भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर प्रॉपर कांसेप्ट इस तरीके से अप्लाई करें तो। लेकिन भैया आंसर जो है ना, हमें तो क्या करना होता है, टाइम बचाना होता है, तो हमने जो 6.7 निकाला, आप चार ऑप्शन में सिलेक्ट कर लो, जो इसके सबसे करीब होगा तो वो जो है वो हम टिक करके आ जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है वो एक बार जेईई एडवांस में पूछा गया है, ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर विल बी 6.85। तो भैया दिस इज ऑल अबाउट द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस वीक एसिड और वीक बेस प्लस वीक बेस। तो मेरे ख्याल से ये थी आज की क्लास, आपके पूरी प्रॉपर क्लास समझ में आई होगी। फिर भी भैया किसी तरीके का कोई भी डाउट आज की क्लास में रहा होगा, हाँ मैं बता देता हूँ, नीट के बच्चे जो इस तरह के क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। नीट के लिए जो है ये वीक एसिड प्लस वीक एसिड या वीक बेस प्लस वीक बेस का टॉपिक इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बहुत जरूरी है। और फिर जो दूसरा वाला मैंने बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बाद में स्ट्रॉन्ग प्लस वीक, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड, है ना, या स्ट्रॉन्ग बेस प्लस
वीक बेस। तो ये वाला टॉपिक भी इतना ज्यादा जरूरी नहीं है नीट के लिहाज से, लेकिन ठीक ठाक जो है वो जरूरत पड़ेगी। लेकिन नीट में ये जो है वो आप चाहो तो जो है इसको केवल जो है रिजल्ट ध्यान में रख सकते हो। फाइनल रिजल्ट क्या था, H+ आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू अंडर द रूट Ka1C1 प्लस रूट Ka2C2। ओके, तो भैया ये हो गया, और यहां से जो है ना हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, खूब पढ़े खूब बढ़े। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।